हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक और स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी दोस्तों का मानेस क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने पिछली 2 वीडियो में वैदिक सभ्यता एक नया चैप्टर शुरू किया हुआ था, जिसकी हमारी 2 क्लासें हो चुकी हैं। जिसमें हमने पहले क्लास में पढ़ा कि वैदिक सभ्यता को वैदिक सभ्यता क्यों कहा जाता है। भी वैदिक सभ्यता में ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद इनके बारे में जाना, महाभारत के बारे में जाना और वहाँ की सामाजिक स्थिति के बारे में आज पढ़ेंगे हम। दूसरे भाग में हमने पढ़ा भाई ऋग्वेद में कितने मंत्र है, कितने मंडल है, कितने सूक्त है, और जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद में कितने मंत्र, ये हमने पिछली वीडियो में देख लिए। जिस किसी भी भाई बहन ने वो वीडियो नहीं देखी है वो इस चैनल पर जाकर वो वीडियो कंप्लीट करे, तभी आपको इस वीडियो में कंटिन्यू होने में मदद मिलेगी। तो आज पढ़ेंगे हम वैदिक सभ्यता की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे हम। भाई ये वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि मैं चाहूँगा कि इसी वीडियो में ये चैप्टर जो वैदिक सभ्यता है वो कंप्लीट हो जाए। हमने क्या पढ़ा कि वैदिक सभ्यताओं को भाई विभाजित किया गया, किसके आधार पर? भाई सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों के आधार पर। देखें हम भाई किसके आधार पर किया गया? सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों के आधार पर। 2 भागों में बांटा गया। पहला भाग कौन कौन सा था भाई? ऋग वैदिक काल। दूसरा भाग कौन सा था भाई? उत्तर वैदिक काल। इस समय क्या है भाई? किस समय तक बांटा गया? देखो 1500 से 1000 BC तक। BC मतलब कि ईसा पूर्व। आपको मैंने पहली वीडियो में बताया था कि ईसा पूर्व हमेशा उल्टा चलता है, समय हमेशा ये उल्टा चलता है। और ये 1000 BC से 500 BC तक ये चला। देखो भाई ऐसे क्या परिवर्तन हुए? देखो वंश के आधार पर भी परिवर्तन हुए, कर्म के आधार पर परिवर्तन हुए, जो कि हम आज पढ़ेंगे। हम बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। देखो हम पढ़ेंगे इनकी पहले पढ़ेंगे सामाजिक स्थिति वैदिक काल की। हमने पढ़ लिया था कि उत्तर वैदिक काल में 3 वेद आते हैं और ऋग वैदिक काल में 1 वेद आते हैं। हाँ, मैं चाहूंगा कि इतना डिफरेंस नहीं है, लेकिन ऐसा अंतर है जो कि हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। हम पढ़ेंगे पहले वैदिक सभ्यता की सामाजिक स्थिति। मैंने उसके 2 पॉइंट आपको पिछली वीडियो में करवा भी दिए थे, तो उन पॉइंटों को मैं दोबारा बता भी दूं। देखो भाई सामाजिक स्थिति क्या थी? पहले वाले मैंने बताया था भाई ऋग्वेद में 10 मंडल है। 10 मंडल में हमने पढ़ा भाई 10वां मंडल है नहीं, जो किस ऋषि द्वारा लिखा गया है भाई? 10वां मंडल महासूक्त द्वारा लिखा गया है, जो कि आपको लूसेंट में पुरुष सूक्त लिखा पाएगा, पुरुष सूक्त। तो उस मंडल में क्या बताया गया है कि जो वर्ण व्यवस्था है नहीं, वर्ण व्यवस्था का जन्म ब्रह्मा जी से हुआ है। भाई 4 वर्ण है, 4 वर्णों में से जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण का जन्म कहां से हुआ है? ब्राह्मण का जन्म मैं यहां पर लिख रहा हूं आपको, ब्रह्मा के मुख से। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुआ है। समझ रहे हो बात? ब्राह्मण का जन्म हुआ है। और ब्रह्मा जी के बाजू से अक्षत्रिय का जन्म हुआ है। अक्षत्रिय का जन्म हुआ है। और ब्रह्मा के जांघ से किसका जन्म हुआ है? वैश्य का। वैश्य क्या होते हैं भाई? व्यापारी। ये क्षत्रिय आगे चलकर आप राजा के पद का भागीदारी होंगे। और ब्राह्मण विज्ञान के, जो ज्ञान की जो सबसे बड़ा पद माना जाता है भाई ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल में। और उसके बाद है ब्रह्मा के चरणों से किसका जन्म हुआ भाई? शूद्र का। देखिए ये जो थे नहीं, ये ऋग्वेदिक काल में भी थे, उत्तर वैदिक काल में थे। ये किस मंडल में बताया गया है भाई? 10वें मंडल में। ये किस में वर्ण किया गया है भाई? इन सबका ऋग्वेद के 10वें मंडल। क्या नाम है भाई? महासूक्त और पुरुष सूक्त। कहीं पर आपको महासूक्त लिखा पाएगा और कहीं पर पुरुष सूक्त लिखा पाएगा। समझ रहे हो बात?
आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ गया कि इस मंडल में 10वें मंडल में क्या कहा गया कि ब्रह्मा के मुख से किसका जन्म का कौन उत्पन्न हुआ है? ब्राह्मण। और ब्रह्मा के बाजू से कौन उत्पन्न हुआ है? अक्षेत्रिय। और ब्रह्मा के जांघों से कौन उत्पन्न हुआ है? भाई वैश्य। और ब्रह्मा के चरणों से किसको माना जाता है? भाई शूद्र को। देखिए इनके जो ऋग्वैदिक काल था नहीं वो कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था क्या था ऋग्वैदिक काल में, मैं दूसरा पॉइंट लिख रहा हूं आपको यही कि जो ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर, कहने का मतलब भाई क्या मतलब है भाई, इसका क्या मतलब निकला भाई? ऋग्वैदिक काल में कहा था कोई व्यक्ति जिसका जन्म शूद्र परिवार में हुआ है लेकिन वो अपने ज्ञान के कारण, अपने सामर्थ्य के कारण, अपने अक्षमता के कारण वो अक्षत्रिय का पद भी अक्षत्रिय और ब्राह्मण का पद भी ग्रहण कर सकता है। किसके कारण? भाई अपने ज्ञान के कारण, अपनी अक्षमता के अनुसार। समझ रहे हो बात? समझ रहे हो? मैं आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ रहा हो। लेकिन क्या परिवर्तन हुआ उत्तर वैदिक काल में कि ये जन्म से कर्म से न होकर, मतलब कि भाई उत्तर वैदिक काल में इसका उल्टा बन गया। क्या बन गया कि शूद्र व्यक्ति को कितना ही ज्ञान हो, भाई कितना ही ज्ञान हो, कितने साक्षात जानता हो, कितने ही वेदों का ज्ञाता हो, लेकिन उसे क्या नहीं मिलेगा? उस ब्राह्मण पद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो जन्म के आधार पर बन गया। शूद्र का बेटा तो शूद्र ही कहा जाएगा। किसमें भाई? उत्तर वैदिक काल में। समझ रहे हो बात? उत्तर वैदिक काल में किसके आधार पर हो गया भाई? वो हो गया वंश के आधार पर। यहीं पे लिख रहा हूं मैं, लेकिन उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर हो गई। मैं आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब क्या है कि जो ऋग्वैदिक काल था नहीं, इसमें जो वर्ण व्यवस्था थी वो वर्ण व्यवस्था किसके आधार पर हो गई थी? जन्म के आधार पर हो गई थी उत्तर वैदिक काल में। और इसके बाद क्या हुआ कि जो तीसरा पॉइंट है इसका इंपॉर्टेंट मुख्य है कि जो शूद्र की स्थिति थी उत्तर वैदिक काल में वो दयनीय हो गई। कारण क्या है भाई? हम जब मनुस्मृति को पढ़ते हैं, मनुस्मृति में जो मनु महाराज ने लिखी है, जो उसमें क्या बताया गया, इसमें स्त्रियों की स्थिति भी दयनीय थी। देखिए ऋग्वैदिक काल में तो क्या थी? ऋग्वैदिक काल में स्थिति अच्छी मानी जाती है। क्या मतलब है कहने का? जो ऋग्वैदिक काल है नहीं, ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी मानी जाती है। एक ब्राह्मण ग्रंथ है जो कि मैं ये रेफ कर रहा हूं, आशा करता हूं आप सभी ने ये समझ लिया होगा। ऋग्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में क्या कहा गया कि जब स्त्री का विवाह होता है और अपने पति के, अपने स्वामी के घर जाती है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? अंतरांगनी। कहकर पुकारा जाता है। कहने का मतलब क्या है भाई? इस शब्द का मतलब क्या है, अर्थ क्या है? इस शब्द का मतलब है ग्रह की स्वामी। मतलब कि भाई ग्रह का जो ग्रह है नहीं, जो ग्रह है उसका स्वामी कौन है? स्त्री है। और क्या कहा गया है कि वहां की सामाजिक स्थिति में, एक मिनट,
जो ऋग्वैदिक काल में समाज में शादी को एक पवित्र बंधन के रूप में देखा या माना जाता था। समझ में आया? आशा करता हूं आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब क्या है, जो ऋग्वैदिक समाज था नहीं, वो बहुत सभ्य माना जाता है, बहुत स्त्रियों के लिए तो उच्च स्तर पर माना जाता है वो समय ऋग्वैदिक काल। क्यों? क्योंकि उस समय पर स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी, क्योंकि उस समय पर स्त्रियों को अधिकार था पढ़ने और लिखने का भी। क्या कहा मैंने कि उस समय पर स्त्रियों को अधिकार था पढ़ना और लिखने का भी। उनके इच्छा के अनुसार, भाई उनकी इच्छा के अनुसार उनका विवाह किया जाता था। और उस समय पर मैं ये रफ कर रहा हूं भाई सती प्रथा, ऋग्वेद में सती प्रथा, पर्दा प्रथा, सती प्रथा और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। लेकिन क्या हुआ कि उत्तर वैदिक काल में कुछ परिवर्तन हुआ। भाई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा उसकी स्थिति पे, लेकिन कुछ परिवर्तन हुआ उत्तर वैदिक काल में। स्त्रियों की स्थिति कुछ हद तक बदल गई। क्यों भाई? हमें नहीं, देखो दो स्मृतियों का वर्ण मिलता है, यहां पर लिख रहा हूं मैं, मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति। देखो क्यों, इसमें मैंने कल आपको एक प्रथा बताई थी, नियोग प्रथा, और इसमें मनुस्मृति में भाई देखो, मनुस्मृति में कहा गया कि जब किसी स्त्री का पति या स्वामी देहांत हो जाता है तो उसका मुंडन करवा दिया जाता है, क्योंकि दूर से ही व्यक्तियों को पता चल जाए कि ये विधवा है। मनुस्मृति में इस बात का वर्ण मिलता है। आशा कर रहा हूं सभी को। और नियोग प्रथा क्या होती है? नियोग प्रथा होती है, मैंने आपको कल बताया था कि जब विवाह के बाद पुत्र की प्राप्ति नहीं होती तो जो स्त्री है वो अपने जो उसका पति है उसके छोटे भाई से संबंध बना सकती है। इस बात ये है नियोग प्रथा। आशा करता हूं आप सबको इतना समझ में आ गया। अब पढ़ेंगे हम आश्रमों के बारे में। देखो ऋग्वैदिक काल में क्या कहा गया कि जो ऋग्वैदिक काल में कहा गया कि मनुष्य का जीवन 4 आश्रमों के अंतर्गत सर्कल करता है, मतलब घूमता है। मनुष्य का जन्म से मृत्यु तक 4 आश्रमों पर निर्भर रहता है। लेकिन जो हमारे उपनिषद है मैं बता दूं आपको, ज्वालोपनिषद में 3 आश्रमों का वर्ण मिलता है। 3 आश्रमों का वर्ण मिलता है। मिलता है 3 आश्रम कौन कौन से भाई? कौन कौन से? देखिए पहला आश्रम है हमारा, देखो संन्यास आश्रम को छोड़कर जो 3 आश्रम रहते हैं कौन कौन से? ब्रह्मचर्य आश्रम, जो कि जब बच्चे का जन्म होता है 25 वर्ष तक। ब्रह्मचर्य के बाद होता है हमारा गृहस्थ आश्रम,
25 से 50 तक। तीसरा आश्रम है हमारा वानप्रस्थ आश्रम। बताऊंगा भाई क्या क्या है इसमें। वानप्रस्थ आश्रम 50 से 75। लेकिन एक चौथा आश्रम है नहीं जो संन्यास आश्रम, इसका प्रयोग हमारे जो चारों उपनिषद है, चारों उपनिषद तीनों मतलब कि 3 आश्रमों का वर्ण तो हमारा ज्वालोपनिषद में मिलता है वर्ण है, लेकिन जो चौथा और यह चारों है, चारों का छांदोग्य उपनिषद में मिलता है वर्ण। चारों उपनिषद और चारों आश्रमों का वर्ण चार किस में मिलता है इन चारों का वर्ण? निषद छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। आशा करता हूं आप सभी को इतना समझ में आ गया। भाई इन आश्रमों में होता क्या है ये भी तो बता दीजिए। भाई इन आश्रमों में होता क्या है, कारण क्या है इन आश्रमों में जाना पड़ता है? देखो पहले आश्रम में, मैं आपको यहां पर लिख रहा हूं, मैं पहले आश्रम में क्या होता है कि इस आश्रम में मनुष्य के जन्म से शिक्षा पूर्ण तक, यहां पर लिख रहा हूं, रहते हैं। कहने का मतलब क्या है, जब बच्चे का जन्म होता है और अब अपनी शिक्षा पढ़ता है, शिक्षा करता है, को ग्रहण करता है अपने गुरु के पास, तो वो ब्रह्मचर्य आश्रम में रहता है जब तक उसकी शिक्षा पूर्ण नहीं होती। 0 से 25 वर्ष तक, 25 वर्ष तक उसकी शिक्षा चलती है। तो शिक्षा प्राप्ति के बाद उसका विवाह होता है। वे गृहस्थ आश्रम में क्या होता है, उसका विवाह होता है। मनुष्य का विवाह होता है। भाई विवाह होता है, पुत्र प्राप्ति होती है, तो विवाह के बाद वो क्या करता है, वानप्रस्थ। भाई इस आश्रम में क्या होता है, इस आश्रम में मनुष्य, इस आश्रम में यहां पर में मनुष्य समाज के लिए कल्याणकारी कार्य करेगा। समझ रहे हो बात? भाई देखो इस आश्रम में तो बच्चे का जन्म और शिक्षा मतलब कि जन्म से लेकर शिक्षा तक होता है भाई ब्रह्मचर्य आश्रम। उसके बाद जो गृहस्थ आश्रम होता है भाई, जब उसका विवाह होता है और विवाह होने के बाद पुत्र की प्राप्ति होती है, उसके बाद 50 वर्ष तक रहता है। भाई वानप्रस्थ आश्रम होता है भाई 50 से 75, जो कि इसमें क्या होता है भाई, इस आश्रम में मनुष्य समाज के लिए कल्याणकारी रहता है। फिर जो संन्यास आश्रम है भाई, इस आश्रम में क्या है, यहां पर लिख रहा हूं मैं, संन्यास आश्रम में क्या है भाई, संन्यास आश्रम में, इस आश्रम में मनुष्य अपने आखिरी वर्षों को भगवान के प्रति कहने का मतलब क्या है कि भाई जो मनुष्य है जो संन्यास आश्रम ग्रहण करता है, उस आश्रम में जितने वर्ष उसके आयु के जितने वर्ष रह रहे हैं, तो वो वर्ष अपने ईश्वर के प्रति, अपने भक्ति के प्रति बिताता है इस आश्रम में। समझ रहे हो बात? इसमें संन्यास ग्रहण कर लेता, अपने परिवार से, अपने समाज से दूर होकर अपने इष्ट देव की पूजा करता है। समझ रहे हो बात? ये 4 आश्रमों का वर्णन हमें कहां पर मिलता है, छांदोग्योपनिषद में। पहले 3 उपनिषदों का कहां पर मिलता है, ज्वालोपनिषद में। समझ रहे हो बात? आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। सामाजिक स्थिति अभी खत्म नहीं हुई, अभी तो विवाह भी रह रहे हैं, यज्ञ भी रह रहे हैं, अभी तो क्या है। आशा करता हूं आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद करेंगे हम विवाह।
सबसे पवित्र रिश्ता विवाह, विवाह का सबसे पवित्र मतलब दूसरा जीवन, मनुष्य का दूसरा समय कौन सा हमने पढ़ा था, कौन सा बताओ भाई, कौन सा आश्रम में, अभी तो पढ़ा था 25 से 50 के बीच में कौन सा आता, गृहस्थ। तो भाई 2 प्रकार के विवाह होते हैं, 2 प्रकार के। आपको सर हमने तो 8 प्रकार के पढ़े, भाई होते तो 8 प्रकार के हैं लेकिन मुख्य रूप से 2 है, वो 4-4 भाग इनके हैं, अनुलोम और प्रतिलोम। अब टेंशन ना लो, 2 प्रकार के विवाह कौन कौन से भाई, अनुलोम और प्रतिलोम। देखो भाई अनुलोम विवाह कौन सा होता है भाई, इसमें नहीं पुरुष उच्च वर्ग का और स्त्री निम्न वर्ग की साथ में क्या करती है, विवाह करती है। और प्रतिलोम में भाई इसमें पुरुष निम्न वर्ग का और स्त्री उच्च वर्ग की। 4-4 प्रकार होते हैं भाई, देखो कौन कौन से, इसमें कौन कौन से 4 पार्ट आते हैं भाई, इसमें देखो देव विवाह, कर्मानुसार, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, चौथा प्रजापत्य विवाह, इसमें असुर विवाह, इसमें राक्षस विवाह, पैशाच विवाह और एक गांधर्व विवाह रह गया। आशा करता हूं आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। अब इस बात की टेंशन ना लो, अभी खोल के पढ़ेंगे हम भाई, देव विवाह में क्या, ब्रह्म विवाह में क्या होता है, देव विवाह में क्या होता है, अर्ष विवाह में क्या होता है, प्रजापति में क्या होता है, इतना समझ में आया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई एक एक करके पढ़ेंगे, पहले अनुलोम विवाह पढ़ेंगे। हमने पढ़ा भाई अनुलोम विवाह, भाई पहले पढ़ेंगे हम ब्रह्म विवाह। भाई इसमें क्या होता है भाई, ब्रह्म विवाह में इसमें नहीं, देखो ये विवाह एक होता है, ये ऐसा होता है, ये वैदिक रीति रिवाजों के अनुसार विवाह होता है। कौन से रीति रिवाजों, वैदिक रिवाज। इसी का भाग प्रजापत्य विवाह है, जो होता तो वैदिक रीति रिवाजों से है, लेकिन अंतर क्या है कि उसमें जो स्त्री का पिता है नहीं, वो किसको अपने जो उसका मतलब कि जो उसके जो उसकी पुत्री का पति है नहीं, उसको चेतावनी देता है। समझ रहे हो बात, लड़के को चेतावनी देता है भाई मेरे बेटे को कुछ ना कर दी। समझ रहे हो बात। ब्रह्म विवाह क्या होता है कि वैदिक रीति रिवाजों से होने वाला विवाह। समझ रहे हो। दूसरा विवाह है हमारा देव विवाह। इसमें क्या होता है, इसमें जो मतलब कि इसमें क्या होता है कि जो यज्ञ करवाता है नहीं, यज्ञ करवाने वाले के साथ ही अपन पिता है अपनी पुत्री का विवाह कर देता है। स्त्री का पिता यज्ञ वाले पुरुष से विवाह कर देता है। तीसरा कौन सा है भाई, आर्ष विवाह। भाई इसमें क्या भाई, ये कौन सा विवाह होता है भाई,
इसमें ने जो आर्ष विवाह होता है ने, जो आर्ष विवाह होता है, इसमें जो गाय देता है, जो लड़का, जो पुरुष स्त्री के पिता को, लड़की के पिता को गाय देता है, तो पिता उसके साथ क्या कर देता, विवाह कर देता अपनी पुत्री का। समझ रहे हो बात? क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं भाई। इसमें क्या होता है, पिता अपनी पुत्री का विवाह गाय को देने वाले पुरुष से कर देता है। आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद क्या होता है कि हमारा एक रह गया प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह, इसमें क्या हो गया कि इसमें क्या कर दिया कि जो ये किसका भाग है, पहले तो मैंने शुरू में बताया था आपको जब ब्रह्म विवाह पढ़ाया था, ये ब्रह्म विवाह का भाग है प्रजापत्य विवाह। लेकिन इसमें अंतर क्या है, उतना तो वैदिक रीति रिवाजों से विवाह है, लेकिन इसमें स्त्री का पिता, पुत्री का पिता मतलब कि लड़के को, पुरुष को चेतावनी देता है विवाह से पहले, विदाई से पहले, मतलब चेतावनी करता है मेरी बेटी को छा कर दी। समझ रहे हो बात? समझ रहे हो नहीं? है लेकिन क्या भाई, लेकिन क्या, लेकिन का मतलब है कि उसमें स्त्री का पिता, रुक यार, स्त्री का पिता पुरुष को चेतावनी देता, पुरुष को चेतावनी देता है। आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा। चेतावनी देता है भाई, नोट्स बनाने हैं, स्क्रीनशॉट लेना है, कुछ भी करना है जल्दी कीजिए, मैं रफ कर रहा हूँ। अब मैं इसी वीडियो में पूरा चैप्टर करना, राजनीतिक व्यवस्था भी रह रही है, आर्थिक भी रह रही है, जल्दी करिए। मैं घर ही आया था मैं। इस टाइम में गलत है, समझ रहे हो बात? अब पढ़ेंगे हम भाई। हाँ, एक तो रह विवाह का प्रकार 4 रह रहे हैं भाई। प्रतिलोम विवाह रह रहा है हमारा, आपने बताया नहीं। प्रतिलोम विवाह क्या है भाई, बताइए? प्रतिलोम विवाह भाई जिसमें पुरुष निम्न वर्ग का, स्त्री उच्च वर्ग की। समझ रहे हो? इसमें पहले पढ़ेंगे हम असुर विवाह। भाई नाम से पता चल रहा ऐसे विवाह होते हैं। मैं आपको साथ में लिख दूँ, इधर बता दूँ। असुर गांधर्व विवाह, भाई इसमें होता है जबरदस्ती विवाह। जबरदस्ती विवाह करना, किसी की स्त्री को जबरदस्ती करे, जबरदस्ती मतलब उसके इच्छा के, बिना इच्छा के अनुसार उसके साथ विवाह करना। गांधर्व विवाह होता है प्रेम विवाह, जो आज के समय होता है नहीं, प्रेम विवाह, उसको गांधर्व विवाह कहते थे उस समय पर। ये भी प्रतिलोम विवाह में आता था, मतलब तुच्छ माना जाता था, इस विवाह को भी अच्छा नहीं माना जाता था। यहाँ पर प्रेम विवाह लिख रहा हूँ मैं भाई, लड़का लड़की अपनी इच्छा अनुसार विवाह करते हैं, उसे प्रेम विवाह कहते हैं। समझ रहे हो बात? इसे भी तुच्छ माना जाता था वैदिक सभ्यता में। और राक्षस विवाह होता है भाई उसके साथ गलत हरकत। समझ रहे हो बात? बलात्कारी रूप से भाई उसके साथ गलत हरकत, बेहोश करके उसको उठा के जब किडनैप करके ले आया, फिर उसके साथ विवाह कराया। समझ रहे हो बात? ये होता था भाई राक्षस विवाह में। पिशाच विवाह में क्या होता था भाई? पिशाच विवाह सबसे तुच्छ लेवल का, मतलब कि बिल्कुल तुच्छ लेवल का ये माना जाता है। इसमें क्या होता था पिशाच विवाह में कि जब कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री, मतलब किसी के साथ विवाह करना चाहता है, पिशाच करता है, उसके साथ पहले शारीरिक संबंध बनाना।
फिर बाद में विवाह करना। समझ रहे हो बात? ये विवाह थे हमारे जो कि पढ़ लिए हैं हमने, कंप्लीट जल्दी जल्दी करेंगे अभी। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है नहीं? अच्छा जी, अब रह गया हमारे यज्ञ। यज्ञो यज्ञ शतपथ ब्राह्मण में हमें क्या मिलता है भी? शतपथ ब्राह्मण में हमें एक यज्ञ का वर्ण मिलता है। यज्ञ पढ़ेंगे हम राजसु यज्ञ। पहला यज्ञ पढ़ेंगे राजसु यज्ञ। भाई इस यज्ञ में क्या होता है भाई? क्या यज्ञ है? यज्ञ मतलब हवन करना। भाई ये यज्ञ, इस यज्ञ का दूसरा भी नाम है राज्याभिषेक यज्ञ भी कहते हैं, क्योंकि इस यज्ञ को ज्यादातर जो शासक थे, जो राजा थे, जो राजन थे, किस समय पर करवाते थे? जब अपना राज्याभिषेक करते थे, जब वो गद्दी पर पहली बार बैठते थे तो वो क्या करवाते थे? राजसु यज्ञ करवाते थे। आशा करता हूं आप सभी को इतना समझ में आ रहा होगा। भाई इसे राज्याभिषेक, के लिए जाना जाता नहीं, के दौरान किया जाता था। किया जाता है। भाई इस यज्ञ में होता क्या था? राजस्व यज्ञ में देखो, इस यज्ञ में राजा 17 प्रकार के जलों से स्नान करता था। समझ रहे हो बात? और ये रत्नियों को दान दक्षिणा करता था राजा। रत्नियों, भाई क्या मतलब क्या भाई? इसमें क्या मतलब? दान रत्नीय कौन थे भाई? ये नहीं अपने हाथों में रत्न धारण करते थे, इसलिए इन्हें रत्नीय कहा जाता था, रत्नीय कहते थे। कारण क्या है भाई? कारण क्या है? ये एक उच्च दर्जे के लोग होते थे जो ज्ञान के भंडार कह देते हैं भाई। ये रत्न धारण करते थे, इसीलिए इसे दान दक्षिणा के रूप में निदक्षिण दान दक्षिणा ऐसा माना जाता है। जो इस यज्ञ में दान दक्षिणा दी जाती थी तो राजा दूसरों से मांगकर इतना दान दिया जाता था कि राजा ने किसी अपने कपड़े भी दूसरों से मांगकर जब पहनता था। समझ रहे हो बात? आशा करता हूं आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। दूसरा यज्ञ पढ़ेंगे हम। दूसरा यज्ञ पढ़ो भाई, पुरुषमग यज्ञ। यह भी शतपथ ब्राह्मण विवरण मिलता है भाई। ये मुझे बहुत खतरनाक यज्ञ माना जाता है भाई। ये मुझे बहुत खतरनाक यज्ञ लगता है। कारण भाई इसमें नहीं पुरुषों की बलि दी जाती है। इस यज्ञ में इसमें क्या होता है कि 22 यूप कैसे बताऊं मैं आपको? पिलर जैसे कि मैं कह दूं भाई ये 22 हो गए, 1 2 3 4 ऐसे इस तरह के 22, और इनके बीच में भाई एक मतलब वो फिल्में में देखते हैं ऐसे स्पॉट होता है और उसमें सर आगे करके यहाँ पर बलि दी जाती है। ऐसे इस प्रकार से पुरुषों की बलि दी जाती है, इसीलिए पुरुष में ये कहते हैं ऐसे। सॉरी इसके लिए डस्टर उठा रहा। समझ में आई भाई? मैं लिख दूं कितने भाई? बलि दी जाती थी और 22 यूप मतलब 22 पिलर लिख दो, पिलर होते थे। ठीक है, और पशुओं की तो बहुत ज्यादा बलि जाती थी, मतलब लगभग एस्टिमेट 400 प्लस पशु की बलि दी जाते हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी को इतना समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल मतलब एक तरह से इतना खतरनाक यज्ञ था ये कि शायद आपने ये चीजें देखी ना हो।
सुनी भी ना हो, समझ रहे हो बात? इतना मुझे बहुत ज़्यादा खतरनाक लगता है। समझ में आ गया भाई? जो इंपॉर्टेंट थे, जो पूछा जाता है शायद ये भाई राज्याभिषेक ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट ये, और कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। यज्ञ तो वैसे बहुत है, यज्ञों का सबसे ज़्यादा प्रमाण किस में मिलता है? यजुर्वेद में, आप सभी को पता ही है। अच्छा भाई, हमारी रहेगी स्त्रियों की स्थिति। मैंने बताया आपको, स्त्रियों की स्थिति फिर से बता दो। सामाजिक स्थिति में क्या था कि भाई जो स्त्रियां थी नहीं, स्त्रियों की स्थिति थी, मैं आपको वैसे ही बता दूं बोल के, लिखने में टाइम ज़्यादा लगता। देखो जी, ऋग्वैदिक काल में थी नहीं स्त्रियों की स्थिति, वो बिल्कुल अच्छी मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि उस समय पर उनको लिखने पढ़ने का अधिकार था, उन्हें गृहस्वामिनी के रूप में माना जाता था। गृहस्वामिनी मतलब गृह का स्वामी के रूप में माना जाता था। और अंतरांगिनी किसमें कहा गया? जब वो विवाह के बाद अपने पति के, अपने स्वामी के घर आती थी तो उसे अंतरांगिनी कहा गया था। समझ रहे हो बात? अन्य क्या तथ्य है कि जो स्त्रियां थी उनको छूट थी पढ़ने लिखने की, और उनके विवाह की भी छूट थी भाई। अगर वो विवाह इसके इनके इच्छा अनुसार विवाह किया जाता था। उसके बाद भाई, इसके बाद स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी। और लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? कुछ परिवर्तन हुआ भाई। सती प्रथा थी, वो प्रचलित नहीं थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? बाल विवाह नहीं, वो कुछ हद तक प्रचलित होने लगा। अपनी मतलब पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ बाल विवाह, लेकिन कुछ हद तक है बाल विवाह ने अपने वहां पर जो शब्द मत कर पैर पसार लिए अपनी बाल विवाह में उत्तर वैदिक काल में। लेकिन ऋग्वैदिक काल में नहीं था। जैसे हमने उदाहरण लिया था भाई, आपको एक बता दूं भाई, वर्ण व्यवस्था के बारे में कुछ माना जाता है कि जब राम जी या श्री कृष्ण जी माने जाते हैं, जब श्री कृष्ण जी अपने, आपको किसी और दिन बताऊंगा ये कहानी, ठीक है? आप इतना समझे। सामाजिक स्थिति होगी भाई स्त्रियों की होगी, होने के बाद हमारा क्या रह गया? और सामाजिक स्थिति में भी हमारे विवाह हो गए। हाँ, हो गया हमारा सामाजिक स्थिति मेरे शायद कंप्लीट हो चुकी है। और वर्ण व्यवस्था के बारे में आपको बता ही दिया मैंने। और कुछ है, और कुछ परिवर्तन था भाई वो। हाँ, मनोरंजन के लिए क्या करते थे वो भी समाज में आ जाता है। देखो मनोरंजन के लिए क्या करते थे भाई? मनोरंजन के लिए वो ज्यादातर क्या करते थे भाई? घोड़ों की सवारी, युद्ध कला से भी करते थे। और कई बार चौपड़ भी खेलते थे, चौपड़। और कई बार शतरंज भी। और स्त्री और श्रृंगार, जो मतलब कि श्रृंगार के उसके आभूषणों के आभूषण क्या क्या थे भाई? आभूषण आप एक समझो कि जब वो मतलब कि लूसेंट में वर्ण मिलता है, जो पुरुष का पहनावा था नहीं, जो ऊपर वाला जो मतलब कि शरीर को धड़ वाला जो धड़ वाला हिस्सा था ना, उनको ढकता था, तो उन्हें वास किया जाता था। और जो सिर था नहीं, शरीर को जो सिर पे पगड़ी बांधते थे उसको अधिवास कहा करते। समझ रहे हो बात? आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ रही हो बात। ठीक है, मनोरंजन हो गया और घोड़ों की सवारी, युद्ध कला। ठीक है, आप सभी का मेरे हिसाब से सामाजिक स्थिति कंप्लीट हो चुकी है। अब पढ़ेंगे हम राजनीतिक स्थिति। अब क्या पढ़ेंगे हम? राजनीतिक स्थिति। क्या पढ़ेंगे? राजनीतिक स्थिति। राजनीतिक स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो मैं इसकी इकाई पढ़ा दूं आपको भाई, राज्य की कैसे बना। देखिए, राष्ट्र शब्द का उल्लेख सबसे पहली बार हमें किसमें मिला? वर्ण अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सबसे पहली बार इसका वर्ण मिलता है। समझ रहे हो बात? राष्ट्र के बाद मिलता हमें जन। जन के मुखिया को राजन भी कहा जाता था। इसके मुखिया को क्या कहा जाता था? राजन। दूसरा है हमारा विष। तीसरा इसके बाद विष। इसके मुखिया को विष कहते थे, विषपति। और उसके बाद हमारा आता है भाई चौथे नंबर पर ग्राम। ग्राम को ग्रामीणी भी कहा जाता था और ग्रामपति भी कहा जाता था। उसके बाद आता है परिवार या कुल। परिवार या कुल से कुलपति कहा जाता था। मुखिया बता रहा हूं मैं ये। देखिए समझिए बात।
जिस तरह से हमारा, जैसे हमारा देश हो गया राष्ट्र भारत, भारत में क्या हो गया हरियाणा, एक उदाहरण के रूप में ले रहा हूं मैं। वो हरियाणा में क्या हो गया हिसार, हिसार में क्या हो गया हमारा गांव ग्राम। इसी तरह से राष्ट्र, राष्ट्र में जन, जन राज्य के रूप में मान लो। विश्व, भाई विश्व हो गया डिस्ट्रिक्ट, मतलब डिस्ट्रिक्ट होती है। जो ग्राम, भाई गांव, जिस डिस्ट्रिक्ट के तहत गांव आता है। परिवार, कुल, इसकी सबसे छोटी, अगर प्रश्न क्या इसका आपके पास, भाई इसकी सबसे छोटी इकाई, सबसे बड़ी इकाई, भाई समाज था। सामाजिक स्थिति में एक पॉइंट भूल गया मैं शायद, वहां का परिवार, परिवार भूल गया। पितृसत्तात्मक परिवार था उनका, आपको बता दूं मैं, वैसे बता दूं। देखो वहां के पारिवारिक कैसे थे भाई, वहां का परिवार पितृसत्तात्मक था, मतलब पिता को श्रेष्ठ माना जाता था परिवार में। और आपको इसके अंतर्गत ये बता दूं मैं, परिवार में पिता को श्रेष्ठ माना जाता था। अगर पिता की मृत्यु होने के बाद बड़े भाई को वहां पर श्रेष्ठ का पद दिया जाता था। और इसके बाद वहां पर परिवार कैसे होते थे, संयुक्त परिवार होते थे। संयुक्त का परिवार होता है, एक तो संयुक्त होता है, एक एकल होता है। एकल में माता पिता और हम बच्चे बस, लेकिन संयुक्त परिवार में दादा दादी, नाना नानी, मतलब एक 2-3 पीढ़ियां रहती हो, जिसमें, जिस परिवार में 2-3 पीढ़ियां रहती हो, समझ रहे हो, चाचा चाची, ताऊ ताई, समझ रहे हो बात। ये संयुक्त परिवार होता था। ऋग्वैदिक काल संयुक्त परिवार था। एक ग्रामीणी सभ्यता थी, कैसे बता दी, ग्रामीणी। ये हम पशुपालन में पढ़ेंगे, जब आर्थिक स्थिति पढ़ेंगे नहीं, उसमें पशुपालन और कृषि को पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे हम, समझ रहे हो बात। कुलपति हो गया, समझ में आई बात, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके बाद क्या हुआ कि विश्व हो गया, मुखिया ग्राम हो गया, ग्रामीणी, समझ में आया। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी मुख्य इकाइयां, पद। एक तरह भाषा हम पढ़ लो पद, भाई राज्य का मुखिया कौन है, हेड कौन है भाई। वैसे तो वास्तविक रूप से अगर पूछा जाए तो मुख्यमंत्री होता है राज्य का, मुख्यमंत्री। लेकिन अगर उसके हिसाब से बना जाए राज्यपाल, अनुच्छेदों के आधार पर माने, संविधान के अनुसार माना जाए तो राज्यपाल, समझ रहे हो बात। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर भाई उसकी स्थिति, इकाई क्या थी, राजन का, राजन के बाद क्या आता था, उसके बाद क्या आता था भाई। शब्दावली, शब्दावली बहुत महत्वपूर्ण होती है किसी भी एग्जाम के लिए, पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। देखिए ये पढ़ेंगे हम शब्दावली, कुछ था। भाई राजा होता था, राजा को क्या कहते थे, राजन। उसके बाद उसके नीचे कौन होता था भाई, सेनापति होता था, सेना का प्रमुख। तीसरा युवराज होता था, युवराज होता था, युवराज भाई राजा का पुत्र। चौथा होता था हमारा सूत। सूत कौन होता था भाई, राजा का रथ, रथ चलाने वाला, रथ, रथ चालक, रथ को चलाने वाला। फिर आता हमारा अक्षवाप। ये अक्षवाप क्या आता था, आय व्यय अधिकारी। छठा आता था हमारा संग्रहित। संग्रहित होता था भाई कोषाध्यक्ष, समझाऊंगा मैं आपको, टेंशन ना लो, कोषाध्यक्ष। सातवां था हमारा भागदूत, जिसको इनकम टैक्स ऑफिसर कहते हैं भाई, टैक्स लेने वाला, कर एकत्रित करने वाला। महिषी पटरानी होता था। शायद इतना ही बहुत था आपके लिए, समझ रहे हो बात। आशा करता हूं आप सभी को इतना समझ में आ रहा होगा। एक और लिख दो, पूर्व दुर्गपति। दसवां हमारा है
ग्रामीणी, ग्राम का मुखिया जो कि आज के समय सरपंच होता। देखो समझो बात, ये हमारी जो राजनीतिक स्थिति है नी, पद पद पद, जैसे मुख्यमंत्री के बाद मंत्रिमंडल, इस तरह से समझ रहे हो बात, इस तरह से वहां पर होते थे। देखिए एक बात समझिए, एक भूल गया मैं इसमें शायद, मैं तो जो भाई वैदिक से बता में पंडित होते हैं, ये तीसरी स्थिति मान लो, पुरोहित, जो पंडित या ज्ञानी लोग होते थे। समझ आए? देखिए समझिए बात भाई, एक क्षेत्र में किस पे कौन सा पद होगा, कौन सा हेड होगा, कौन नहीं होगा। देखो पहले नंबर पर आता था स्वयं राजा, खुद राजन जो कि चलती थी, उसकी वजह से ये चलेगी पूरा राष्ट्र उसे का। फिर आता था सेनापति, भाई जो सेना का प्रमुख है, सेनापति, ठीक है, वो दूसरे नंबर पर। भाई तीसरे नंबर पर पुरोहित है, पुरोहित मतलब पंडित, वहां का जो पंडित था। युवराज जो राजा का पुत्र था, भाई ये भाई उसका भी तो पद है। युवराज सूत भाई राजा का जो रथ चालक था, जो रथ चलाने वाला था। अक्षवाप होता था भाई आय व्यय अधिकारी, जो आय का व्यय, आय मतलब भाई कितनी आय हुई हमारी, कितनी खर्च हुई, वो मतलब कि वो देखने वाला, जांचने वाला, भाई हमारे राज्य में कितनी आय हो रही है, कितनी इनकम हो रही है और कितना हमारा खर्च हो रहा है, वो अधिकारी। ठीक है। संग्रहित होता है कोषाध्यक्ष, भाई हमारे राज्य में कितना पैसा है उसको इकट्ठा करने वाला, उसका समझ रहे हो। ये हो गया भागदूत, हो गया करेक्टर, कर इकट्ठा करने वाला। ठीक है, वो भाई इंपोर्टेंट 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 आपको भाई बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, आप स्टार बना ले। स्पर्श, ये होते थे गुप्तचर। गुप्तचर क्या होता है? गुप्तचर होता है कि भाई राजा ने जिस किसी पे भी शक होता था उस पे गुप्तचर लगा देता था, मतलब हम इंग्लिश में कह देते एजेंट, समझ रहे हो बात है, एजेंट, एजेंट लगा देता था। भाई इसको जांचो, देखो क्या कर रहा है, इसकी क्रिया देखो, भाई क्या क्या पूरे दिन क्या करता, हमारे खिलाफ कोई क्रांति तो नहीं करने के लिए, हमारे खिलाफ कोई खड़ा तो नहीं होने वाला। इन बातों को पता लगाने के लिए स्पर्श गुप्तचर होते थे वहां पर उस समय पर। बागदूत हो गया, ठीक है। महिषी हो गया। पटरानी, पटरानी मतलब भाई अपने ग्राम के क्षेत्र पर देखने वाला। पूरब, पूरब को आया था दुर्गपति। दुर्ग मतलब वो जो राजा का किला था नहीं, उसके जो गेट पर बैठने वाला, जो देखने वाला, भाई कौन अंदर आता है कौन जाता है, समझ रहे हो, दुर्गपति होता था। ग्रामीणी होता था ग्राम का मुखिया सरपंच। ठीक है, ये बता दिया मैंने, ये स्पर्श बता दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट कौन कौन से आप देखिए, ये पूछा जा सकता है, बागदूत पूछा जा सकता है, ये तो ये आसान आप कर दोगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये स्टार बना दिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा। रफ कर दूँ, ये हमारी राजनीतिक स्थिति है भी, कौन से पे लेवल है, समझ में। देखो संस्था और पढ़ ले हम, राजनीतिक संस्था कैसे थी वहां पर। देखो संस्था और देख ले भाई, राजनीतिक संस्था कैसे थी। देखो जब हम सभा समिति बनाते हैं उस समय भी तो होते होंगे सभा समिति, समझ रहे हो बात। उस समय भी तो होते होंगे समावेश समिति, समझ रहे हो बात है कि उस समय भी तो निर्णय लिए जाते होंगे मंत्रिमंडलों द्वारा, वैसे ही निर्णय लिए जाते थे, नहीं वहां पर भी निर्णय लिए जाते हैं। तो सबसे प्राचीन मानी जाती है विदित, सबसे प्राचीन संस्था, सबसे प्राचीन संस्था। इसके बाद हम पढ़ेंगे सबसे प्राचीन, भाई इसका एक ऋग्वेद में 122 बार, ऋग्वेद में 122 बार उल्लेख मिलता है। इसमें महिलाएं इंपॉर्टेंट क्या है भाई, महिलाएं भी हिस्सा ले सकती है। क्या कहा कि इसमें नहीं, महिलाएं भी हिस्सा ले सकती है, किसमें, विदित में, विदित, समझ रहे हो।
मैं आशा कर रहा हूं आप सभी को इतना समझ में आया। विदित सबसे प्राचीन संस्था होती है, ऋग्वेद में 122 बार उल्लेख मिलता है, महिलाएं भी इसमें हिस्सा ले सकती है। दूसरा मिलता है हमें सभा, इसका हमारा 8 बार उल्लेख मिलता है। जो आज के समय है नहीं, इसे लोअर हाउस मतलब कि निम्न स्तर की संस्था माना जाता है। जो आज के समय लोकसभा नहीं है उसके समय, मतलब कि जो आज के समय लोकसभा होती है उस समय के उसके आधार पर उसके बराबर माना जाता है इसे सभा। उसके बाद है हमारा समिति, समिति इसका 9 बार उल्लेख मिलता है। नौ बार उल्लेख मिलता है। और ये क्या है, उच्च सत्र क्या संस्था, उच्च सत्र की संस्था, मतलब इसमें सदस्यों को बदला भी जा सकता था। हाँ, ये इसमें आम जनता ही भाग ले सकती थी, आम जनता समझ रहे हो। मैं आशा करता हूं आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। देखिए मैंने क्या बताया कि भाई आम जनता भी इसमें क्या ले सकती है, भाग, इसमें क्या ले सकती है, भाग। भाई सभा समिति हो गई, विदित हो गई, ये हो गई संस्थाएं जो इंपॉर्टेंट संस्था जो कि पूछी जा सकती है। समझ में आई। तो उसके बाद आप पढ़ेंगे हम भाई जो राजनीतिक स्थिति थी किस आधार पर विभाजित थी। वैसे ही बता दूं आपको, देखिए जो राजनीतिक स्थिति थी नहीं वो 2 भागों में, आपको पता ही है मैंने बताया था, जो वैदिक से बताया 2 भागों में बटी है। कौन सी भाई, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। जो ऋग्वैदिक काल में थी नहीं, जो सभा समिति जो मैंने अभी पढ़ाई आपको, उसमें क्या था कि भाई जब राजन या राजा सही अच्छी तरह से काम नहीं करता था अपनी प्रजा के लिए ऋग्वेद में, तो सभा समिति उसको हटा सकती थी अपने मतों के द्वारा। इसे क्या पता चला कि भाई प्रजातंत्र पाएगा, ऋग्वेद में प्रजातंत्र मिलेगा। मतलब जब सभा समिति, मतलब कि कुछ समितियां प्रजा नहीं चुनती थी, कहने का मतलब कुछ समितियां ऐसी थी जो क्या थी भाई, कुछ समितियां ऐसी थी जो अपने मतों से उस राजा को बदल सकती थी ऋग्वेद में। लेकिन उत्तरवेद में क्या परिवर्तन हुआ, उत्तरवेद में परिवर्तन हो गया कि ये राजा वंशानुगत हो गए, अक्षत्रिय के रूप में ये आगे चलकर चलते गए वो वंशानुगत हो गए। वंशानुगत क्या होता है भाई, एक राजा हो गया, उसका बेटा भी राजा, उसका बेटा भी राजा, उसका बेटा भी राजा, ऐसी प्रोसेस चलती जाए। समझ में, आशा करता हूं आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। अब समझिए भाई हमारी आर्थिक स्थिति, ये तो बहुत छोटा ही है भाई, वहां की आर्थिक स्थिति किस पर निर्भर थी, 2 चीजों पर निर्भर थी भाई आर्थिक स्थिति, पशुपालन पर, और कृषि पर। सबसे ज्यादा कृषि और पशुपालन होता था, ठीक है। और कृषि में एक सीता क्या होता था, वो होती थी भाई हल से बनाई गई रेखा, हल रेखा, समझ रहे हो। सीता क्या होता थी, हल रेखा, समझ रहे हो बात। कृषि में कौन कौन सी फसल होती थी भाई, आपको बेहद पता ही है, गेहूं, जौ, चना, बाजरा, बाजार लिख दिया यार, मटर, दाल आदि। पशुपालन में क्या था,